गुड मॉर्निंग। आज हम एडमिशन ऑफ पार्टनर में एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल के बारे में बात करेंगे, यानी पूंजी का समायोजन। पूंजी का समायोजन नए साझेदार के प्रवेश पर 3 स्थितियों के अनुसार हो सकता है। नंबर 1, जब नए साझेदार की पूंजी गिवन हो और पुराने साझेदारों की पूंजी का एडजस्टमेंट करना हो। नंबर 2, जब पुराने पार्टनर्स की कैपिटल के ब्याह पर नए साझेदार की कैपिटल का कैलकुलेशन करना हो, ज्ञात करनी हो। और नंबर 3, जब क्वेश्चन में नई फर्म की कुल पूंजी गिवन हो, नई फर्म की जब कुल पूंजी फर्म ने दे रखी हो तो उसे पुराने एवं नए साझेदारों में किस प्रकार बांटा जाता है और नए साझेदार की पूंजी का किस प्रकार कैलकुलेशन करेंगे। आइए, सबसे पहले परिस्थिति नंबर 1, जब नए साझेदार की पूंजी दी हुई हो, बेस हमें नई साझेदार की पूंजी को मानना हो और ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल का एडजस्टमेंट करना हो, तो हमें सबसे पहले नए साझेदार की पूंजी के आधार पर, यानी नए साझेदार की पूंजी को बेस मानकर फर्म की टोटल कैपिटल कैलकुलेट करनी चाहिए। फर्म की टोटल कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया कि मान लीजिए मिस्टर सी जो नए साझेदार हैं वो 1/5 हिस्से के लिए 20,000 रुपए की कैपिटल लाते हैं। सी अपने 1/5 शेयर के लिए 20,000 की पूंजी लेके आते हैं, तो इट मीन्स फर्म की कुल पूंजी, फर्म की टोटल कैपिटल 20,000 मल्टीप्लाई बाई 5/1, इट मीन्स 1 लाख हो गई। अब इस कुल पूंजी को, जो फर्म की हमने कुल पूंजी कैलकुलेट करी, उस पूंजी को हम सभी साझेदार, यानी ऑल पार्टनर्स में ओल्ड प्लस न्यू पार्टनर दोनों इंक्लूड है, तो सभी साझेदारों के जो नया अनुपात होगा उसमें हम उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम बैलेंस सीडी यानी नया बैलेंस कहेंगे। ये 1 लाख रुपए जैसा भी आया और अगर ए, बी और सी का न्यू रेशो 3:1:1 है तो इनकी नई कैपिटल बैलेंस सीडी 3:1:1 के ब्याह पर 60,000, 20,000, 20,000, 60,000, 20,000 है, 20,000 रहेगी। इस कैपिटल को कैलकुलेट करने के बाद हम ओल्ड पार्टनर्स की जो एडजस्टेड कैपिटल अब तक थी उससे उसका कंपेयर करेंगे बैलेंस सीडी का, और जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को कैश या करंट अकाउंट से एडजस्ट करेंगे। कैश और करंट अकाउंट 2 वर्ड बताए, यह ध्यान रखना है कि जब प्रश्न में करंट अकाउंट के लिए कहे तो ही करंट अकाउंट को यूज करना है, अदरवाइज हमेशा कैश अकाउंट से ही एडजस्ट करेंगे। यानी अगर आपका डेबिट साइड का टोटल कम है समायोजित पूंजी का बैलेंस सीडी से, तो इसका मतलब है बैलेंस सीडी से समायोजित पूंजी कम है तो वो पैसा और लेके जाएगा, तो टू कैश से करेंगे वन, और क्रेडिट साइड कम आ रहा है तो क्रेडिट साइड में बाई कैश लिख करके एडजस्ट किया जाएगा। सेकेंड स्थिति, जैसा कि मैं बताया कि पुराने साझेदारों के ब्याह पर, पुराने साझेदारों की जो कैपिटल होगी उसके आधार पर नए साझेदार की कैपिटल का कैलकुलेशन करना। इस स्थिति में भी हम सबसे पहले पार्टनर्स करंट अकाउंट सभी साझेदारों का बनाएंगे और पुराने साझेदारों की एडजस्टेड कैपिटल ज्ञात करेंगे जो बैलेंस सीडी होगी। इस कैपिटल के आधार पर फर्म की कुल पूंजी ज्ञात की जाएगी। जैसा कि मैंने एक उदाहरण लिया कि मिस्टर यहां पर ए, बी और सी का जो नया अनुपात है वो 3:1:1 रेशियो, और ए और बी की जो एडजस्टेड कैपिटल आई वो हमारी 35,000 और 25,000। इट मीन्स ए और बी की जो कैपिटल है उसका टोटल 60,000 है। उन दोनों के शेयर के इक्वल, यानी 4/5 के इक्वल 60,000, तो फर्म की टोटल कैपिटल होगी 60,000 इंटू 5/4, इट मीन्स 75,000। और इस 75,000 के ब्याह पर हम नए साझेदार की कैपिटल यानी सी की कैपिटल 1/5 शेयर के लिए कैलकुलेट करेंगे जो 15,000 आएगी।
थर्ड कंडीशन जो मैंने बताई अभी आपको कि जब फर्म की नई फर्म की कैपिटल दे रखी हो तो बहुत ईजी है। तो ऐसी कंडीशन में हमें नई कैपिटल कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में दी हुई होगी। तो आप सबसे पहले उस नई फर्म की जो पूंजी है उसे नए अनुपात में न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। ये डिस्ट्रीब्यूशन बैलेंस सीडी कहलाएगा। जैसा कि एक एग्जांपल लिया कि नई फर्म की कुल पूंजी क्वेश्चन में 1 लाख गिवन है और एबीसी का जो न्यू रेशियो है वो 3:1:1। हमने इस 1 लाख को 3:1:1 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया तो ए की कैपिटल 1 लाख इंटू 3/5, बी की कैपिटल 1 लाख इंटू 1/5 और सी की कैपिटल 1 लाख इंटू 1/5। इट मीन्स 60,000 रुपीज। इन भाई साहब के 20,000 रुपीज, बी के एंड सी के टोटल 20,000 रुपीज कैलकुलेट हुई। ये जो कैपिटल आई इस कैपिटल को हम बैलेंस सीडी मानेंगे तथा पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी को पूर्व की तरह ही हम बैलेंस सीडी से कंपेयर करके कैश और बैंक से एडजस्ट, कैश या करंट अकाउंट से एडजस्ट करेंगे। नए साझेदार के प्रवेश के आधार पर ही हमारा एक टॉपिक है जिसमें वर्तमान साझेदारों के लाभानी अनुपात में परिवर्तन होने की स्थिति, अर्थात जो वर्तमान में साझेदार हैं उनके लाभानी अनुपातों में अगर किसी प्रकार का परिवर्तन हो, अर्थात किसी एक साझेदार द्वारा किसी दूसरे साझेदार से लाभ का हिस्सा क्रय किया जाता हो, अर्थात एक साझेदार ने अपना लाभ का त्याग किया हो और दूसरे साझेदार को अतिरिक्त लाभ मिला हो, तो ऐसी स्थिति में पूर्व की तरह ही अर्थात एडमिशन की तरह ही लेखांकन व्यवहार किए जाते हैं। यहाँ पर जिस साझेदार के हिस्से में वृद्धि होती है उसे गेनर पार्टनर, गेनिंग पार्टनर तथा जिस साझेदार ने त्याग किया है उसे हम त्यागकर्ता, सैक्रिफाइंग पार्टनर कहते हैं। इस परिस्थिति में भी त्याग और फायदे का अनुपात ज्ञात किया जाता है, ख्याति का लेखांकन किया जाता है, संपत्ति दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, अवितरित लाभानी संचयों का विभाजन किया जाता है, इसी प्रकार पूंजी का समायोजन किया जाता है और संभवतया सभी लेखांकन प्रवेश की तरह ही है तथा इसकी जो लेखांकन प्रविष्टि का आधार है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट होगी। नए साझेदार के प्रवेश में ही जहां हमने रीवैल्यूएशन पुनर्मूल्यांकन पढ़ा, वहां मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन स्मरणार्थ पुनर्मूल्यांकन भी एक पार्ट है। स्मरणार्थ पुनर्मूल्यांकन क्या है? जब साझेदारों के मध्य समझौता हो कि नए साझेदार के एडमिशन के समय संपत्ति और दायित्वों का, एसेट्स और लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन तो किया जाए, लेकिन इसके प्रभाव को हम संपत्ति दायित्व संबंधी खातों में यानी उन अकाउंट्स में नहीं लिखें। इट मीन्स एसेट्स और लायबिलिटीज की वास्तविक वैल्यू को हम चेंज नहीं करें। तो ऐसी स्थिति में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाते, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर कोई चेंज नहीं किया जाता, बल्कि हमें स्मरणार्थ पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना होता है और उसी में हम इस रिवैल्यूएशन के कारण होने वाले प्रॉफिट और लॉस को एडजस्ट करते हैं। इस खाते को यानी मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट को दो पार्ट में बनाते हैं। इसमें जो फर्स्ट पार्ट बनता है उसमें हम रिवैल्यूएशन की तरह ही एसेट्स और लायबिलिटीज को शो करते हैं जिनमें हमें पुनर्मूल्यांकित करना है या जिनमें मूल्यों के परिवर्तन होने की संभावना हो। उसके पश्चात उसका बैलेंस जिसे हम प्रॉफिट या लॉस कहते हैं, यदि क्रेडिट साइड बड़ा हो तो प्रॉफिट और डेबिट बड़ा हो तो लॉस। इस प्रॉफिट और लॉस को इस मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट के सेकंड पार्ट में हम ट्रांसफर करने की बजाय डायरेक्ट अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को पहले ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में
और फिर दूसरी साइड ऑल पार्टनर्स के न्यू रेशो में दिखाते हैं। इसी प्रकार जब लॉस हो तो लॉस को भी पहले ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में और ऑल पार्टनर्स के यानी नए पार्टनर सहित सभी शेयरधारकों के नए अनुपात से दर्शाया जाता है। और उनकी कुछ जनरल एंट्रीज जो बता रहा हूं मैं, इस जनरल एंट्रीज की जाती है जब प्रॉफिट हो। जैसा कि एक एग्जांपल है, ए बी 3:2 के अनुपात में लाभ बांटते हुए शेयरधार थे। उन्होंने मिस्टर सी को एडमिशन दिया और उनका नया अनुपात 3:1:1 हो गया। ऐसी स्थिति में हमने रिलेशन अकाउंट का जो फर्स्ट पार्ट बनाया और उसका क्रेडिट बैलेंस माना 60,000 रुपया रहा, यानी प्रॉफिट आया। तो ऐसी स्थिति में हम इस 60,000 के लिए पहले एंट्री करेंगे, मेमोरेंडम रिलेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल 3:2 में 60,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया तो 36,000 और 24,000। ठीक इतनी ही राशि से सेकंड पार्ट में इतनी ही राशि से एक दूसरी प्रविष्टि एस कैपिटल बीस कैपिटल सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मेमोरेंडम रिलेशन अकाउंट 3:1:1 के रेशो में, यानी नए अनुपात में। यदि यही जो हमारा ऊपर का एग्जाम्पल है, उसी एग्जाम्पल में यदि डेबिट बैलेंस होता यानी लॉस होता तो हम उस लॉस के संबंध में एस कैपिटल अकाउंट डेबिट बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मेमोरेंडम रिलेशन और सेकंड मेमोरेंडम रिलेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीस कैपिटल एंट्री करते। और ये जो प्रॉफिट की कंडीशन के बिहाव पर एंट्रीज की, उसके संबंध में मैंने ये मेमोरेंडम रिलेशन अकाउंट बनाया। जैसे इसमें फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में एसेट्स में मशीनरी की वैल्यू कम हो गई, स्टॉक की वैल्यू कम हो गई मान लीजिए, और लैंड एंड बिल्डिंग और की वैल्यू में इंक्रीज हुआ और क्रेडिट हमारे कम हो गए, तो हमारा कुल ऑल ओवर प्रॉफिट 60,000 का रहा। इस 60,000 के प्रॉफिट को सेकंड पार्ट जब हम बनाएंगे तो उसमें दर्शाते हुए इनकी लेखा प्रविष्टि भी करनी होगी। तो 60,000 के लिए हमने एंट्री जो बताई अभी वहां, तो मेमोरेंडम रिलेशन अकाउंट के डेबिट में टू एस कैपिटल बीस कैपिटल और क्रेडिट साइड में एस कैपिटल बीस कैपिटल सीस कैपिटल न्यू रेशो से लेकर एंट्री करेंगे।